हेलो स्टूडेंट्स। रैंक एलिवेटेड टेस्ट सीरीज़ की यार जो क्वेश्चंस लाइव क्लास में डिस्कस नहीं हो पाए थे, तो अभी तक जो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू रिक्वेस्ट मिली है उसमें जो क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं मैं उन्हीं क्वेश्चंस का वीडियो बना रहा हूँ और बहुत ही फास्ट वीडियो होना चाहिए ये। तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर आ रहा हूँ। मैं क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर आप सबके पास ऑलरेडी है, सो आप मैच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ रिगार्डिंग द टाइम कांस्टेंट। सो इसको हम जल्दी जल्दी मूव करके और इसके आंसर्स को क्विकली कंफर्म करना चाहेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज़ अबाउट टाइम कांस्टेंट, राइट। सो इफ इट इज़ टाइम कांस्टेंट देन रिमेंबर द टाइम कांस्टेंट फॉर सिंगल लूप RC सर्किट। If you have always a single loop RC circuit, then the time constant is easily defined as total resistance in the circuit multiplied by total capacitance. That's simple, very simple. So in the first figure, total resistance is 2R and then C. So 2RC will be the time constant for the first circuit. Second figure, as you can see, R and R is 2R. So capacitance is 2R. So resistance is 2R, and then C and C in parallel in series. C and C in series. So effective capacitance will be C by 2. So total answer for time constant should be RC now. In third one, this R and R in parallel. So R by 2 equivalent resistance into capacitance E. That means कि RC by 2 is the answer for third circuit. So RC by 2 for third, RC for the second and 2RC for the first, and accordingly आप अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये देखना है, इट्स अबाउट द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। द होल क्वेश्चन इज अबाउट द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड द आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज द चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ। इफ अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड then its charge increases rapidly. Its charge increases in a fast way at the initial moment, and gradually the rate of increase of charge becomes low, and finally the charge becomes constant, which is in a single loop circuit given as CV. So in the beginning charging is very fast. You can write that the charging is fast charging in the beginning, and then it becomes a slow charging. Initially it is a fast charging and then it is a slow charging. ये पूरा आइडिया सिर्फ इतना सही है थियोरेटिकल पॉइंट्स पर। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर उसको आप यहाँ पर अंडरलाइन करके देखो तो Q1 चार्ज, ठीक है, इन अ टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा टी, एंड Q2 चार्ज नेक्स्ट इंटरवल डेल्टा टी। बट जो नेक्स्ट इंटरवल है डेल्टा टी का, वो प्रीवियस इंटरवल के कंपेयर में स्लो चार्जिंग पे होगा। स्लो चार्जिंग, पहले वाले डेल्टा टी में चार्जिंग फास्ट होगी, अगले वाले डेल्टा टी में चार्जिंग स्लो हो जाएगी। तो फॉर द सेम टाइम इंटरवल अगर चार्जिंग धीरे धीरे हो रही है तो Q2 की वैल्यू लेस होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू Q1। देन यहाँ पर देखो डेल्टा Q चार्ज डिपॉजिट हो रहा है टाइम T1 में, डेल्टा Q चार्ज डिपॉजिट कर रहे हैं टाइम T1 में, और नेक्स्ट इक्वल चार्ज T2 में। इसमें भी सेम लॉजिक है कि बाद में चार्जिंग जब स्लो रेट पे होगी, धीमे धीमे चार्जिंग होगी, तो उतना ही चार्ज डेल्टा Q लाने के लिए टाइम पहले के कंपेयर में ज़्यादा लगना चाहिए मुझे, यानी T2 शुड बी मोर देन T1। सो Q1 शुड बी मोर देन Q2 एंड T2 शुड बी मोर देन T1, एंड आई थिंक ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन पे डिस्कशन था। क्वेश्चन नंबर 19 की डिमांड की गई है, जेई मेंस के पेपर से है ये। तो क्वेश्चन नंबर 19 की जो डिमांड है ये भी ठीक है, ये भी क्वेश्चन इजी है, जल्दी से इसको भी देख लो आप। वेव फ्रंट और जो वेव है उसके बीच का एक कंसेप्ट होता है। यू नो दैट कि अगर वेव आप इस तरीके से दिखाते हो, इफ़ दीज आर द वेव और रे दिखाओ या चाहे वेव दिखाओ, तो वी ऑल नो कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको वेव फ्रंट मिलती है। वेव फ्रंट इज द सरफेस विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ रे और वेव। सो इस छोटे से आइडिया के ऊपर एक क्वेश्चन है। जो पहला वाला फिगर है, पहले वाले फिगर में इफ़ ए बी इज़ द वेव फ्रंट, रिमेंबर इफ़ ए बी इज़ द वेव फ्रंट, तो मैं यहीं पर इसको दिखा देता हूँ। इफ़ ए बी इज़ द वेव फ्रंट दैट मीन्स जो
इंसिडेंट रेज होंगी ये ऐसी होंगी, एंड देन अगर पी क्यू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है तो इसके परपेंडिकुलर लाइंस जो होंगी ऐसे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड वेव होंगी। तो ये जो रेड कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रेड कलर वाली, ये हमारी इंसिडेंट रेज है और ये हमारे इंसिडेंट वेव फ्रंट्स है, सॉरी इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रेज है, सॉरी इंसिडेंट रेज। रे हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर दिखाओ आप, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि, तो ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा सा गेस वर्क लगाओ तो गेस वर्क लगा करके, या गेस वर्क क्या करना है, प्रॉपर नॉलेज भी लगा सकते हो कि अगर आपके पास एक प्लेन मिरर हो और आप ध्यान करें उस प्लेन मिरर पे अगर आप इस टाइप की रेज इंसिडेंट कराते हो, अगर ये इंसिडेंट रेज हैं तो रिफ्लेक्टेड रेज, अगर ये रेज इंसिडेंट होंगी तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड रेज ऐसी होंगी, और अगर ये दो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हैं तो ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, जबकि अगर ये हमारी इंसिडेंट रेज हैं तो ये हमारे लिए इंसिडेंट वेव फ्रंट है। तो ये कर्वेचर इंसिडेंट वेव फ्रंट का हो गया और ये वाला कर्वेचर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का हो गया, ठीक है जी। तो इस हिसाब से आप मैच कर सकते हो कि ये जो सरफेस मिरर होना चाहिए, मतलब दोनों ही हमारे स्फेरिकल फॉर्म में हैं, बोथ आर स्फेरिकल, सो इट शुड बी अ प्लेन मिरर, राइट, इट शुड बी अ प्लेन मिरर। देन इधर वाले ऑप्शन में आओ, तो आपकी जो इंसिडेंट वेव फ्रंट्स हैं वो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी है, दैट मीन्स कि इस तरीके से वेव फ्रंट जा रही, लेकिन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट अगर प्लेन सरफेस है तो रिफ्लेक्टेड रेज कुछ ऐसी होंगी। और ये पॉसिबिलिटी सिर्फ एक जगह पर अराइज होती है कि अगर आप किसी कॉन्केव मिरर को डील कर रहे हो तो वहाँ पर ऐसा होता है कि अगर आप फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखो तो रेज ऐसे जाएंगी इस तरीके से, ये जो रेज हैं रेडियल डायरेक्शन में, और वो रिफ्लेक्ट करके वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, यानी कि इस टाइप की रेज हो जाएंगी। सो इसका मतलब यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर होना चाहिए और यहाँ पर एक प्लेन मिरर होना चाहिए, और इस हिसाब से ऑप्शन सी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन 19th। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 2 के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में भी आंसर चेक करने के लिए कहा गया है कि सर इसका जो आंसर है वो शायद कुछ मिस्टेक है, और हम आंसर की जो है वो थोड़ी सी गलत थी इसके अंदर, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन के ऊपर है कि जब आप वर्नियर स्केल से रीडिंग लेते हो तो रीडिंग फ्रॉम द वर्नियर स्केल इज़ ऑलवेज मेजर्ड लेंथ विच इज़ गिवन एज एल। यहाँ पर दे रखा है कि जो एल है वो मेजर्ड लेंथ है, ठीक है, ये दे रखा है कि मेजर्ड लेंथ इज़ एल। तो वर्नियर स्केल के थ्रू जो मेजर्ड लेंथ होती है वो हम कहते हैं कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग बेसिकली जहाँ पर वर्नियर का ज़ीरो आता है, और इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर बोला हुआ है कि जो वर्नियर का ज़ीरो है, वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का 1.4 और 1.5 के बीच में है वो, यहाँ पर कोई मेन स्केल है, और वर्नियर की कोई 5th डिवीज़न जो है वो मेन के किसी डिवीज़न से कोइंसाइड हो रही है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। तो मेन स्केल रीडिंग आपकी ये होती है जो वर्नियर के जीरो के पहले वाली होती है 1.4, दिस 1.4 इज़ कॉल्ड एज मेन स्केल रीडिंग। और वर्नियर स्केल रीडिंग जो होती है वो ये होती है जहाँ पर मेन स्केल रीडिंग आपकी ख़त्म होती है उसके बाद से, और जहाँ पर ये ज़ीरो होता है, तो ये पोर्शन आप कहते हो कि ये पोर्शन हमारा वर्नियर स्केल रीडिंग है, विच इज़ एक्चुअली दिस नंबर 5 मल्टीप्लाइड बाय द लीस्ट काउंट कैपिटल C, राइट, ये चीज़ है आपका। तो यही तो पूछा है उन्होंने, यही तो पूछा है, आई मीन कि बिकॉज मेन स्केल रीडिंग अगर 1.4 है तो उन्होंने पूछा यही है कि व्हाट इज़ L माइनस 1.4, बिकॉज दिस वैल्यू इज़ 1.4, दिस इज़ L, सो 1.4 को उधर लेके जाओ तो L माइनस 1.4 जो क्वेश्चन की डिमांड है वो एक्चुअली वर्नियर स्केल रीडिंग पूछ रहे हैं आपसे, एंड वर्नियर स्केल रीडिंग विल बी जस्ट 5 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 5th क्वेश्चन था इस पेपर में, जल्दी से इसको भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्टिक्स प्रिज्म के टॉपिक से है, ये प्रिज्म के टॉपिक से 5th क्वेश्चन, जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर का आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है 10, और ये साइड्स आपकी 5 सेंटीमीटर की हैं और ये 5 सेंटीमीटर की हैं। तो अगर आप इस ट्रेपेजियम को वर्चुअली कन्वर्ट करो, वर्चुअली इमेजिन करो एक ट्रायंगल के फॉर्म में, तो ये 10 है, ये 5 और 5 है, ठीक है, और ये जो डायमेंशन है इसकी यहाँ वाली, ये भी आपके क्वेश्चन पेपर में 5 दे रखी है,
5। तो आप ये प्रूफ कर सकते हो कि ये 5, 5, 10 है, तो यहाँ पे जाकर के जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री एंगल बनेगा, विच इज़ आवर रिफ्रैक्टिंग एंगल ए। रिफ्रैक्टिंग एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये होगा, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये होगा, और उनके बीच का एंगल ए है विच इज़ 60 डिग्री। एंड नाउ फॉर्मूला फॉर मिनिमम डेविएशन इन अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ए इज साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 शुड बी म्यू टाइम्स साइन ऑफ ए बाय 2। ये इसका फॉर्मूला है, जहाँ पर एंगल ए 60 डिग्री पुट करोगे आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू √2 गिवन है, और डेल्टा मिनिमम ईजिली हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। और वो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू बनती है डेल्टा मिनिमम की, दैट वैल्यू कम्स एज 30 डिग्री। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, सो हम इसको मूव कर रहे हैं फटाफट। ठीक है, सो आप देखोगे अभी 11 मिनट हो चुके हैं वीडियो में, और ऑलमोस्ट हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो मेंस के क्वेश्चंस में इस टाइप का जो लेवल है क्वेश्चंस का, वो हार्डली 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से मैंने स्पीड मेंटेन करी हुई है अपनी, कि 10 to 11 मिनट्स और 12 मिनट्स में आपके 4 से 5 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर लेवल पर अगर क्वेश्चंस हैं तो ये होने चाहिए मेंस पेपर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 अबाउट द थिक लेंस है विच इज़ फोकल लेंथ। तो फटाफट मूव करेंगे इसके अंदर भी, क्योंकि क्वेश्चन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो स्क्रीन पर क्वेश्चन उनके सामने है, तो वो वीडियो को यहीं पर पॉज करें, वीडियो पॉज करके अपना क्वेश्चंस पढ़ो आप, देन इसको सॉल्व करें, एंड फिर चेक करना आंसर क्या आ रहा है। भाई डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं देखना चाहिए कभी। तो इसकी सोल्यूशन में जब जाओगे तो इसका सोल्यूशन फटाफट देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फोकल लेंथ की बात की गई है, तो एक जो मिस्टेक आप करोगे, दैट 1/f इज़ μ-1 एंड 1/r1 - 1/r2। तो ये आप यहाँ पर अप्लाई नहीं करोगे, बिकॉज दिस इज़ ओनली फॉर द थिन लेंसेज। और इस क्वेश्चन में थिक लेंस है, तो ये फॉर्मूला गलत है। और थिक लेंस के लिए क्या करना चाहिए आपको, थिक लेंस के लिए कि आप उसके लेफ़्ट सरफेस का रिफ्रैक्शन अलग से कंसिडर करोगे और राइट सरफेस का रिफ्रैक्शन अलग से कंसिडर करोगे। तो मैं अगर इसकी लेफ़्ट सरफेस और राइट सरफेस के रिफ्रैक्शंस को अलग अलग कंसिडर करके दिखाऊँ आपको, ठीक है। लेफ़्ट सरफेस और राइट सरफेस के रिफ्रैक्शंस अगर आप अलग अलग कंसिडर करते हो, और रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस का फॉर्मूला लगाओ। रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस फॉर्मूला इज μ2/v - μ1/u इक्वल्स टू μ2 - μ1 डिवाइडेड बाय r। रिफ्रैक्शन एट अ कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अगर आप यहाँ पर सरफेस 1 पे लगाओगे, फिर सरफेस 2 पे लगाओगे, तो जब आप सरफेस 1 पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 की जगह 1.5/v माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द सरफेस 1, हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी 1। तो सरफेस 1 के लिए ये आपका फर्स्ट मीडियम कहलाएगा, ये सेकंड मीडियम कहलाएगा। और बिकॉज पैरेलल रेज हैं तो आप इन्फिनिटी से मानोगे, इक्वल्स टू 1.5 - 1 डिवाइडेड बाय रेडियस, और रेडियस ऑफ द फर्स्ट सरफेस एज़ पर ऑप्टिक्स साइन कन्वेंशन पॉजिटिव है, सो वहाँ पर r1 की वैल्यू +12 रखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जो v की वैल्यू आती है वो 36 सेंटीमीटर आएगी, प्लस में +36। तो अगर इसको रे डायग्राम के थ्रू देखना चाहो आप, इस चीज़ को अगर आप रे डायग्राम के थ्रू देखना चाहो तो सिचुएशन कुछ ये बन रही है। लेंस का ये सरफेस है, लेंस का ये सरफेस है, सरफेस 1 सरफेस 2। थ्रू रे डायग्राम अगर मैं अपनी बात कहना चाहूँ तो कुछ ऐसा हो रहा है कि जो रे यहाँ पर आ रही है वो पहले सरफेस पर रिफ्रैक्ट होने के बाद +36 सेंटीमीटर पर इमेज फॉर्म करेगी। तो अभी अगर आप सरफेस 2 को इग्नोर करूँ, सरफेस 2 अगर इस समय इग्नोर करें, तो सरफेस 1 का जो रे डायग्राम होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि वो रे किसी ऐसे पॉइंट पे जाएगी जो सरफेस 1 के पोल P1 से 36 सेंटीमीटर पॉजिटिव साइड पे होगा, और इसको हम अपना आई पॉइंट मान लेते हैं। अब सरफेस 2 के लिए, बिकॉज ये इंसिडेंट रे है, सरफेस 1 की जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस 2 के लिए इंसिडेंट रे है, और डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से अगर ये इसकी इंसिडेंट रे है तो इस रे का कन्वर्जेंस पॉइंट आई सेकंड सरफेस के लिए एज ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा। पॉइंट आई को फॉर द सेकंड सरफेस एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट करेंगे, और अब सेकंड सरफेस पर आप यही फॉर्मूला लगाओगे, द सेम फॉर्मूला एट द सेकंड सरफेस। पर ध्यान देना, सेकंड सरफेस के लिए
जो रे इंसिडेंट हो रही है इट इज़ फ्रॉम द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड जहाँ रिफ्रैक्ट होना है दैट इज़ अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1. सो द फर्स्ट मीडियम इज़ 1.5 एंड द सेकेंड मीडियम इज़ 1. तो इस फॉर्मूले में जो μ2 है वो 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय v सेकेंड सरफेस के रिस्पेक्ट में, μ1 1.5 और u फॉर द सेकेंड सरफेस विल बी पोजीशन ऑफ पॉइंट i रिलेटिव टू द पोल ऑफ सेकेंड सरफेस. एंड पोल ऑफ सेकेंड सरफेस से ये जो पॉइंट है इसकी अगर आप कैलकुलेशंस करते हो तो ये निकाला जा सकता है, बिकॉज अगर वो पहला 36 है और ये बीच का सेपरेशन 4 सेंटीमीटर का है इनके, तो फिर फ्रॉम पोल P2 पोजीशन ऑफ i 32 सेंटीमीटर है एंड देन μ2 माइनस μ1 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय इसका रेडियस r2 जो कि ऑप्टिक्स साइन कन्वेंशन के हिसाब से -16 होगा. इससे जब हम v सॉल्व करते हैं तो ये जो v की वैल्यू बनती है यहाँ से दैट इज कम्स एज 12.8 सेंटीमीटर विद अ पॉजिटिव साइन. जिसका मतलब ये हुआ कि सेकंड सरफेस से जब लाइट रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द सेकंड सरफेस, तो ये जो पॉइंट है जिसको हम फोकस पॉइंट कहेंगे, दिस फोकस पॉइंट विल बी एट 12.8 सेंटीमीटर अहेड ऑफ पोल P2. पोल P2 से अगर ये 12.8 आगे है तो यहाँ के सेंटर O से अगर आप इस पॉइंट का डिस्टेंस लोगे तो 12.8 और प्लस O से जो P2 तक का लेंथ है जो कि 2 सेंटीमीटर होगा. सो टोटल आंसर 14.8 यानी कि ऑप्शन डी. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रिलेटिवली हमें टाइम ज़्यादा लग गया है बिकॉज कैलकुलेशन थी. तो क्वेश्चन पेपर्स में ऐसा होता है कि कहीं कहीं पर आपके टाइम कम होंगे और कहीं कहीं पर आपका टाइम ज़्यादा भी लगेगा. सो इसीलिए स्पीड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन में, कि कहीं पर आप लेस देन 3 मिनट्स भी लोगे, कहीं पर आपको मोर देन 3 मिनट्स भी लगेंगे ना. एक ये क्वेश्चन नंबर 8 की डिमांड आई है जेई एडवांस पेपर से, जो रैंक एलिवेटर टेस्ट सीरीज़ है उसके जेई एडवांस पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 की डिमांड की गई है. तो मैंने अपने ऑप्शंस के बीच में गैप रखा हुआ है, जानबूझ करके अपने ऑप्शंस के बीच में गैप रखा हुआ है और इस तरीके से. तो इसको देखें, अगर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो कह रहा है ये सब कुछ कैपेसिटेंस को लेकर के है ना. तो कैपेसिटर है आपके पास स्टेप नंबर ए बी सी. तो व्हाट इज़ ए सेज दैट कनेक्ट द कैपेसिटर टू अ बैटरी ऑफ EMF E. तो ठीक है, एक कैपेसिटर है उसको आपने एक EMF से कनेक्ट कर दिया. सो दिस कैपेसिटर विल गेन अ चार्ज ऑफ प्लस माइनस CE. देन स्टेप नंबर बी is now disconnect the battery. Okay, so the battery is now disconnected, and if the battery is disconnected the charge will be restored. The charge will be stored on the capacitors, because पहले चार्ज कर चुके हो और अब बैटरी हटा रहे हो तो ये चार्ज कैपेसिटर्स का कंजर्व हो जाएगा. एंड देन सी विच इज़ रिकनेक्ट द बैटरी विद द रिवर्स पोलैरिटी. तो अब क्या होगा देखना, अब क्या होगा जब आप इसको स्टेप सी पर लेके जाओगे. स्टेप सी जहाँ पर ये प्लस CE चार्ज है और ये माइनस CE चार्ज है, और फिर जब आप इसको एक बैटरी से कनेक्ट करोगे और उस बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स है, तो पहले अगर बैटरी का प्लस लेफ़्ट साइड था तो अब बैटरी का नेगेटिव लेफ़्ट साइड है और बैटरी का प्लस राइट साइड है. तो इस रिवर्स पोलैरिटी की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स पोलैरिटी, यहाँ पर एक चेंजेस आएंगे. बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स पोलैरिटी ये जो सर्किट है, बिकॉज ऑफ द रिवर्स पोलैरिटी, चार्ज ऑन दिस साइड ऑफ कैपेसिटर विल बी प्लस CE. यानी कि यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट का सिचुएशन होगा और उस रीअरेंजमेंट सिचुएशन में राइट साइड जहाँ पर माइनस CE चार्ज था वहाँ पर प्लस CE चार्ज होगा, और लेफ़्ट साइड जहाँ प्लस CE चार्ज था वहाँ पर माइनस CE चार्ज होगा. और जब ऐसा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट साइड की प्लेट है जहाँ पर माइनस CE चार्ज था वहाँ प्लस CE चार्ज हो रहा है. तो यानी इस प्लेट पर कुछ चार्ज ऐड किया जा रहा है. दैट मीन्स कुछ फ्लो ऑफ चार्ज हुआ होगा, चार्ज फ्लो किया होगा यहाँ पर, अदरवाइज माइनस चार्ज वुड हैव नॉट चेंज टू प्लस CE चार्ज. और जब चार्ज फ्लो करेगा किसी वायर में तो उसका एक हीटिंग इफेक्ट होगा. हीटिंग इफेक्ट होगा तो थर्मल एनर्जी डेवलप होगी, जबकि ऑप्शन कह रहा है कि नो थर्मल एनर्जी इज़ डेवलप्ड. सो ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि यहाँ पर थर्मल एनर्जी डेवलप हो रही है और यहाँ पर कह रहे हैं कि नो थर्मल एनर्जी इज़ डेवलप्ड.
जबकि यहाँ पर थर्मल एनर्जी डेवलप हो रही है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन हमारे लिए यही ऑप्शन सही है, क्योंकि आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो येस इट इज़ इनकरेक्ट और मुझे इसे ही चूज़ करना है, तो ए ऑप्शन OMR में टिक किया जाएगा। नाउ द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज ग्रेटर आफ्टर ADB देन ABD, सेकेंड ऑप्शन। व्हाट इज ADB नाउ? ADB, तो ए कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करना है, ठीक है, स्टेप ए, और ये हमें प्लस CE चार्ज दे देगा यहाँ पर। देन डी इज़ डाइलेक्ट्रिक डाल दो आप इसमें। तो जैसे ही आप इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालोगे, स्टेप ए के बाद स्टेप डी, ए उसके बाद डी, तो ए में हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है, यानी कि बैटरी अभी भी कनेक्टेड है। और फिर जब आप डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो कैपेसिटेंस इसका KC हो जाएगा, और अब इस पर चार्ज KCE हो जाएगा, बिकॉज कैपेसिटेंस बढ़ चुकी है। एंड देन बी इज़ नाउ बैटरी डिसकनेक्टेड। तो ठीक है, बैटरी डिसकनेक्ट कर दो आप, बट बैटरी डिसकनेक्ट करने के बाद जितना चार्ज यहाँ पे आ चुका है अब वो कहीं नहीं जाने वाला, तो प्लस KCE चार्ज हो गया। तो ये आपका हो गया प्रोसेस ADB। अब आप आइए ABD पर। जब आप ABD की बात करोगे तो ABD का मतलब पहले कैपेसिटर को चार्ज कर देते हैं ABD में, तो ठीक है, ये प्लस CE चार्ज हो गया। फिर B आना है, इसका मतलब अब डिसकनेक्ट कर दो इसको आप। तो जब डिसकनेक्ट हो गया तो यहाँ पर तो प्लस CE चार्ज रहा, और उसके बाद D है, मतलब डिसकनेक्ट करने के बाद अब आप डाइलेक्ट्रिक ले आओ इसमें। तो जब डिसकनेक्ट करने के बाद डाइलेक्ट्रिक लाओगे तो कैपेसिटेंस तो K टाइम C हो जाएगी, बट क्योंकि इसको डिसकनेक्ट करने के बाद ला रहे हो, बैटरी डिसकनेक्टेड है, तो चार्ज अब इसमें चेंज होगा नहीं कभी, तो इसका चार्ज अभी भी CE के बराबर रहेगा, जबकि ADB में KCE आ रहा है और ABD में CE आ रहा है, यानी कि ADB वाला चार्ज ABD वाले चार्ज से ज़्यादा है। तो ग्रेटर, यानी यहाँ पर ये सही बात लिखी हुई है, और अगर ये सही बात लिखी हुई है तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं, ठीक है। देन DAB, व्हाट इज DAB? तो DAB इज फर्स्ट इंसर्ट द डाइलेक्ट्रिक, ओके, देन इट बिकम्स KC, D। नाउ A, आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, नाउ connect to the battery, okay, so then the charge will be KCE. And then B, after charging disconnect the battery, so capacitance will be KC, charge will be KCE, but the battery is disconnected. so इसकी जो एनर्जी होनी चाहिए Q²/2C के हिसाब से, KCE इसका चार्ज है, सो Q² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स, और इसकी कैपेसिटेंस है KC। ये इसका आंसर हो गया DAB का। अब ABD में क्या होगा? तो ABD, नोटिस करिएगा जो ABD है वो यही चीज़ है, यहाँ पर भी ABD था तो मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ। ABD का मतलब फाइनली यू हैव कैपेसिटेंस KC एंड द चार्ज CE, सेम चीज़ है। तो ABD में जो एनर्जी आएगी, एनर्जी ABD में, आफ्टर ABD जब आप एनर्जी निकालोगे तो चार्ज आप CE पुट कर दो, Q² डिवाइडेड बाई 2 और कैपेसिटेंस KC। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कि जो एनर्जी DAB से आ रही है आपको, DAB, वो एनर्जी ABD से ज़्यादा आ रही है। तो ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है, लेकिन हमारे लिए गलत है क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं है ये। एंड देन लास्ट ऑप्शन D, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर आफ्टर AD। तो AD क्या है? एक बार फिर से वही है कि जो A है उसके अंदर आपने पहले कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया, सो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस E आ जाएगा। उसके बाद D है कि अब आप डाई इलेक्ट्रिक डाल दो इसके अंदर। तो जब आप इसमें डाई इलेक्ट्रिक डाल दोगे तो कैपेसिटेंस KC हो जाएगी, बिकॉज नाउ इट इज़ फिल्ड विथ डाई इलेक्ट्रिक। लेकिन अगर आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करोगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो इन दो प्लेट्स के बीच में अभी भी इस बैटरी की वजह से होगा। सो जितना पोटेंशियल डिफरेंस पहले था वही पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी है, और सेपरेशन डिवाइडेड बाय कर देंगे D। तो A और D स्टेप में
क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं और सेपरेशन डी, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर आप डी की बात करो, स्टेटमेंट डी, तो स्टेटमेंट डी में क्या करना है आपको, स्टेटमेंट डी में पहले डाइलेक्ट्रिक डाल दो। तो जब पहले डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो ये केस ही हो गया, ये स्टेटमेंट डी है, पहले डी हो गया। अब इसके बाद बैटरी लगा दो, तो ठीक है। अब आप जब बैटरी लगा दोगे, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद इसके अंदर बैटरी लगाओगे तो ये ई, तो इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है आपको, अभी भी इन दोनों प्लेट्स के बीच वही पोटेंशियल डिफरेंस है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, और अभी भी इन दोनों के बीच का सेपरेशन वही है। तो ए डी हो चाहे डी ए हो, दोनों कंडीशंस में पोटेंशियल डिफरेंस आपका बराबर चल रहा है और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स भी बराबर चल रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले केस में और इस वाले केस में एक ही होनी चाहिए, और दोनों में जब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो डी भी हमारे लिए सही स्टेटमेंट है। बट ये हमारे लिए ऑप्शंस नहीं बनेगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन ए सही होना चाहिए, प्रॉब्लम नंबर 8 फ्रॉम द जेईई एडवांस पेपर। ठीक है, तो आखिरी के 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लगा सॉल्व करने में, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी थे इसलिए टाइम लगा भी है। तो जब भी आप एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करें, ये ध्यान रखें कि जहाँ तक हो सके अपनी स्पीड को मेंटेन रखें आप, सो दैट कि जो इजी क्वेश्चंस हैं वो कम टाइम में सॉल्व किए जाएं, और कहीं कहीं पर बीच बीच में आपको अगर ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन मिलते हैं तो एक एवरेज टाइम बैलेंस रहे आपका। ठीक है, तो इसके अलावा और किसी का कुछ डाउट होगा तो आप मैसेज कर देना, उसको मैं व्हाट्सएप के थ्रू पेपर पे सॉल्व करके ही भेज पाऊँगा, बिकॉज फिर से वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।